बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास 12th के हिंदी इलेक्टिव यानी कि हिंदी ऐच्छिक सब्जेक्ट के लिए। तो बच्चों अभी रिसेंट में आपका हिंदी का जो प्री बोर्ड एग्जाम होने वाला है 2022-23 के सेशन के अकॉर्डिंग, जो कि आपका कंडक्ट करवाया जाना है 28 दिसंबर 2022 को। ठीक है, तो इस दिन के पेपर के लिए इस वीडियो में हम एक इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर को बच्चों सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपके प्री बोर्ड के ऑफिशियली एग्जाम में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये पेपर आपके प्री बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, साथ ही जो आपका बोर्ड एग्जाम होगा, ठीक है, बोर्ड का एग्जाम जो 2023 का बोर्ड का एग्जाम होगा उसके लिए भी ये पेपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन अभी हम डिस्कस करने वाले हैं उन क्वेश्चन के आपके एग्जाम्स में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, देखिए वैसे तो आप सभी को पेपर का पैटर्न पता होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार समझा देता हूं जो न्यू बच्चे हैं उनके लिए। अगर आपको पता है तो आप स्किप कर सकते हैं। टाइमिंग हमारी 3 घंटे की रहेगी और पेपर हमारा टोटल जो वो 80 मार्क्स का आएगा। ठीक, पेपर दो पार्ट में होगा, एक खंड आ और खंड बा। खंड आ में जो है वो टोटल 48 क्वेश्चन जो है वो आएंगे वास्तुपरक यानी कि एमसीक्यू, और खंड बा में वर्णात्मक प्रश्न आएंगे टोटल। ठीक है, और दोनों ही जो सेक्शन है वो 40-40 मार्क्स यहाँ पे कैरी करने वाले। ठीक है, तो 40 मार्क्स के जो आपके क्वेश्चन थे एमसीक्यू वाले, इन क्वेश्चन को इस पेपर के पार्ट 1 के सॉल्यूशन में हमने डिस्कस कर लिया था बच्चों। ठीक है, जिन बच्चों ने पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पे आई बटन में आपको लिंक दे दूंगा मैं, आप देख लीजिएगा, लिख के आएगा क्लास 12th हिंदी सैंपल पेपर प्री बोर्ड का। ठीक है, या फिर आप वीडियो का जो टाइटल है उस पर क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा पार्ट 1 का, वहां से जाके जरूर देखिएगा। ठीक है, वेल इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके पार्ट नंबर बी के बारे में, दैट मींस ये खंड वाव यानी कि वर्णात्मक प्रश्न। अब इसमें देखिए पहला क्वेश्चन आएगा आपका रचनात्मक लेख, दूसरा आएगा अव्यक्ति और माध्यम, तीसरा भी अव्यक्ति माध्यम, टोटल मिला के जो है ये आएगा आपका 17 मार्क्स का। ठीक है, उसके बाद फिर आपकी सैपसंग व्याख्या आएगी, काव्यांश की, गद्यांश की, 5-6 मार्क्स की बेसिकली ये। ठीक है, फिर आपका 2-2 मार्क्स से 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन जो वो अलग से आ जाएंगे। तो इनके हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको पेपर का पैटर्न समझ में आ गया होगा। एक बार मैं आपको पूरा समझाता हूँ। देखिए आपके पेपर में खंड आ जो रहेगा ये वास्तविक प्रश्न का होगा, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 हमारा 10 मार्क्स का रहेगा एमसीक्यू। ठीक है, तो देख सकते हैं ये इस तरीके का आपका गद्यांश रहेगा और इस तरह से आपसे जो है एमसीक्यू क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, ये रहेंगे आपके टोटल पहले क्वेश्चन में 10 एमसीक्यू, वैसे मैं आपको समझा चुका हूं ऑलरेडी। अब खंड बा जो रहेगा, सॉरी क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, इसमें 2 काव्यांश होंगे। ठीक है, दो में से किसी एक काव्यांश पर आंसर देना है, तो पहला काव्यांश आप यहाँ पे देख सकते हैं और ये क्वेश्चन दूसरा आपका 8 मार्क्स का रहने वाला है। ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी समझाया हुआ है तो आप इजीली इसको समझ सकते हैं, ये 8 एमसीक्यू आएंगे। फिर आपका यहाँ पे जो सेकंड इसी में रहेगा अथवा वाला, वो भी आप देख सकते हैं, और फिर इससे संबंधित देख सकते हैं क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए। ठीक है, ये आपका रहेगा। फिर यहाँ पे जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड रहेगा अव्यक्ति और माध्यम से 5 मार्क्स के एमसीक्यू, और ये इस तरीके से आप देख ही सकते हैं। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा जो फोर्थ रहेगा, इस फोर्थ क्वेश्चन में काव्यांश से संबंधित हमसे 1-1 मार्क्स के 6 एमसीक्यू पूछे जाएंगे। इस तरीके से लाइंस दी जाएंगी, अब इन्हीं के माध्यम से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, मैं ऑलरेडी आपको अभी थोड़ी देर पहले पार्ट 1 डाला था उसमें मैंने। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 5 रहेगा हमारा, 5 में हमसे गद्यांश से संबंधित 1-1 मार्क्स के 6 एमसीक्यू पूछे जाएंगे। तो आप देख ही सकते हैं यहाँ पे ये इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे हमारे। ओके, वेल फिर यहाँ पे आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी क्वेश्चन 5 तो हो ही गया, क्वेश्चन 6 आएगा जो कि आपका अंतराल किताब से संबंधित होगा और इसमें 1-1 मार्क्स के 5 एमसीक्यू हमसे पूछे जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो अभी हमने टोटल ये 4 से 5 मिनट में डिस्कस किया है कि हमारा पेपर का पैटर्न कैसा। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए यहां से शुरू होगा खंड बा यानी कि वर्णात्मक प्रश्न के बाद। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये आपके फ्री के मार्क्स हैं। ठीक है, इसमें आपको 3 ऑप्शन दिए होते हैं, 3 शीर्षक दिए होते हैं और किसी एक शीर्षक पर आपको एक रचनात्मक लेख लिखना होता है। ठीक है, रचनात्मक लेख यानी कि जो टॉपिक आपको दिया गया है उसे आपको ऐसे लिखना है कि जिसे आपने ऑलरेडी महसूस किया हो। ठीक है, इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन है परीक्षा का दिन, दिया और तूफान, ऑफिस का एक दिन। तो हम लिखेंगे बेसिकली
परीक्षा के एक दिन के बारे में, क्योंकि आप भी परीक्षा देने के लिए जा रहे हो और वो भी कौन सी परीक्षा, बोर्ड एग्जाम की, ठीक है ना। इसीलिए हम क्या करेंगे, हम परीक्षा के दिन को लेंगे। ओके, तो शुरुआत करेंगे बेसिक से, कॉन्सेप्ट से। तो सबसे पहले लिखेंगे परीक्षा का दिन। परीक्षा जो कि एक ऐसा शब्द है जिससे छोटे से छोटे और बड़े बड़े लोग भी कांपते हैं। अभी फिलहाल में एक ही वर्ष हुआ है जब मैंने अपनी 12वीं की बोर्ड के एग्जाम दिए थे, ठीक है। और जब मुझे बोर्ड का एग्जाम देना था और जब मैं बोर्ड के एग्जाम देने जा रहा था, उससे पहले हमें पूरा का पूरा स्कूल, हमारे क्लास को, हमको, हमारे स्कूल और हमारे माता पिता, ये सभी हमें बोर्ड के नाम पे बहुत ही ज्यादा डराया करते थे, ठीक है, कि बोर्ड है, फेल हो जाओगे, पढ़ो, दिन रात पढ़ो। तो हमने इसी डर की वजह से पूरे वर्ष बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई की, बार बार टेस्ट दिए, बार बार क्वेश्चन आंसर को रिपीटेशन करके देखा, अच्छे से तैयारी की। लेकिन जिस दिन हमारी परीक्षा का दिन था, उस रात मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई। क्यों? क्योंकि भैया सबसे पहला मेरा जो पेपर था वो अंग्रेजी का था और अंग्रेजी में मेरी पकड़ अच्छी नहीं थी। खैर, धीरे धीरे करके मुझे नींद आई और फिर सुबह हुई। सुबह जैसे ही मैं स्कूल जाने के लिए तैयार हुआ और स्कूल जाने के लिए जब मैं स्कूल बस में सवार हुआ, तो मैंने देखा कि वो बस जो कि डेली बेसिस पे जिसमें शोर शराबा हल्ला गुल्ला होता रहता था, वो अब वहां पे हल्ला गुल्ला नहीं है। वहां पे साथियों ने, जो भी हल्ला करते थे, उन्होंने भी हाथों में किताबें कॉपियां पकड़ रखी हैं। और जब ये देखा तो मैं तो और डर गया, ठीक है। जो लोग हमेशा खिलखिलाते रहते थे, आज वो सहमे हुए हैं। तो मैंने भी मन ही मन में अपने जो पाठ थे उनको दोहराना चाहा, लेकिन मुझे ऐसा लगा यार मन में तो मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो जब मैंने किताब खोली, किताब खिली नहीं बल्कि खोली है, किताब खोली, तो ऐसा लगा मुझे तो सब कुछ याद है। वेल, इसी बीच हमारी जो स्कूल बस थी वो स्कूल में पहुंची और हम अपनी क्लास में जाके बैठ गए। फिर हमारे हाथ में आया हमारा प्रश्न पत्र, ठीक है। प्रश्न पत्र मिला, प्रश्न पत्र बहुत ही आसान लगा और समय खत्म होने से पहले ही हमने पूरे मतलब दिए गए समय में अपना प्रश्न पत्र हल भी कर लिया। और जब हम बाहर निकले तो सभी प्रश्न थे, क्योंकि पेपर अच्छा गया था। लेकिन ये प्रश्नता ज्यादा देर तक चली नहीं, क्योंकि अगले पेपर की चिंता सताने लगी, क्योंकि अगला पेपर भी और टफ था, गणित का था, ठीक है, जिसमें मात्र 2 छुट्टियां थी जो कि बहुत ही ज्यादा कम लगती, ठीक है। खैर, धीरे धीरे करके हमारे सारे पेपर बीते और तकरीबन 15 दिन में हमारे सभी बोर्ड एग्जाम या प्री बोर्ड, मिड टर्म, वट सभी एग्जाम कंप्लीट हो गए। इस दिन हम बहुत ज्यादा व्यस्त रहे, ना तो हमें भूख लगती थी, ना प्यास लगती थी, ना ही खेलने की इच्छा होती थी, ना ही किसी का मित्र का आना जाना होता था, ना ही हम कहीं जाते थे। कोई टेलीविजन देखना नहीं होता था, कोई ज्यादा मोबाइल फोन चलाना नहीं होता था। बस एक ही काम, पढ़ाई 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 पढ़ाई, यही काम रह गया, ठीक है। तो ये बेसिकली इस तरीके से आप एक रचनात्मक लेख लिख सकते हो। वेल, आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है कि वर्ड की जो लिमिट है वो 120 ही रखनी है। यानी कि आप जो है तकरीबन आपका जो पेपर होता है ना, ठीक है, सॉरी, आपकी जो आंसर सीट होती है, उस आंसर सीट के अकॉर्डिंग आपका जो पहला पेज होता है ना, ये वाला, जिसमें इस तरीके की लाइनें होती है पहले पेज को, इसमें आप लिख लीजिए और आधा पेज जो है वो ये वाला आप कर लीजिए, ठीक है। तो इतने में आपके 120 कंप्लीट हो जाए। आप चाहे तो 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी है, लेकिन सजेस्ट करूंगा जितने में बताएगा उतने में ही लिखें, ठीक है। वेल, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 8 में हमसे पूछा गया है कि किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखने आपको लगभग 60 शब्द, यानी कि ये 3 प्रश्न। तो पहला प्रश्न हमसे पूछा गया है, बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग। तो आइए समझेंगे। उत्तर, उत्तर नंबर का, बीट रिपोर्टिंग। तो बेसिकली बीट रिपोर्टिंग क्या होती है? बीट रिपोर्टिंग के लिए संवाददाता में उस क्षेत्र की जानकारी होना पर्याप्त है, उसे सामान्य तौर पर खबरें ही लिखनी होती है। दैट मीन्स बीट रिपोर्टिंग में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर जो विषय होता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर विषय के बारे में उसे जानकारी होना अनिवार्य है, क्योंकि उसे केवल उसी बात पर लिखनी है, ठीक है। और बीट कवर करने वाले को हम संवाददाता कहते हैं, ठीक है, जो बीट को कवर करता है। फिर आता है विशेषीकृत रिपोर्टिंग। बेसिकली ये बीट जो है ना, ये उससे थोड़ा सा विशेषीकृत बीट से थोड़ा हाई लेवल का होता है। इसमें संवाददाता को सामान्य खबरें जो मिलती हैं उससे आगे बढ़कर उस क्षेत्र से जुड़ी जितनी भी सूचनाएं होती हैं उसको बारीकी से बारीकी विश्लेषण करना पड़ता है उसको, ताकि जो पाठक है उनके लिए अर्थ एकदम सामान्य जाए, वो अच्छे से उस चीज को समझ सके। और जो भी इस विशेषीकृत रिपोर्टिंग को करता है, जो रिपोर्टर होता है, उसे विशेष संवाददाता कहा जाता है, ठीक है। तो समझ गए अंतर क्या है भाई, बीट रिपोर्टिंग में और विशेषीकृत रिपोर्टिंग। बेसिकली बीट रिपोर्टिंग में
संवाददाता के लिए केवल उसी क्षेत्र की जानकारी होना अनिवार्य है, क्योंकि उसे सामान्य खबरें ही लिखनी होती, ठीक है, और इसे हम संवाददाता कहते हैं। लेकिन विशेषज्ञ रिपोर्टिंग में संवाददाता को सामान्य खबरें भी पता होनी चाहिए, ठीक है, और सामान्य खबरों की जो जानकारी है, एकदम सूक्ष्म जानकारी, वो भी उसे पता होनी चाहिए, ताकि पाठक उसके अर्थ को आसानी से, और इसे हम विशेष संवाददाता कहते हैं, ठीक है। तो अब आप अच्छे से समझ गए होंगे बीट रिपोर्टिंग और विशेषज्ञ रिपोर्टिंग। ओके, वेल, सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, आलेख या फीचर लेखन करते हुए किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। दैट मीन जब आप आलेख लिखें, जब आप फीचर लेखन लिखते हैं, तो आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, वो कौन सी बातें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे, ये गा में आ गया, वैसे तो ये आपको होना चाहिए था बेसिकली उस पे, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, वैसे हमें आंसर ही तो समझना है, ठीक है। चलिए, गा कहता है एक अच्छे आलेख या फिर फीचर लेखन की मुख्य विशेषता। सबसे पहली कि चाहे आलेख हो या फिर फीचर, एक ही कह लीजिए, इनकी जो भाषा है वो बहुत ही सरल होनी चाहिए, सरस और भावपूर्ण होनी चाहिए, यानी कि ऐसी भाषा नहीं होनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति उसे, मतलब आम व्यक्ति उसे ना समझ सके, ठीक है। भाषा एकदम नॉर्मल होनी चाहिए, ठीक है, और भावपूर्ण, ऐसा नहीं कि आप कुछ वर्ड, आपका टॉपिक कुछ और है और आप वर्डिंग कुछ और यूज कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इनमें नई जिज्ञासा जागृत करने की क्षमता होनी चाहिए, यानी कि जब कोई व्यक्ति एक अच्छे आलेख को पढ़े, फीचर को पढ़े, तो उसमें उसे कुछ नया नया उसके मन में जगना चाहिए, सीखने की जिज्ञासा जगनी चाहिए, ठीक। तीसरा, इसमें विचारों की अधिकता होनी चाहिए। दैट मीन्स इसमें क्या होता है कि आप अपने विचारों को लिख सकते हो, विचार इसमें बहुत ज्यादा होने चाहिए, ठीक। इसमें किसी भी बात को आपको बार बार नहीं दोहराना है, ये सबसे बड़ी विशेषता है कि आप किसी भी एक बात को इसमें 2-3 बार नहीं लिखेंगे। और सबसे फिर पांचवा आ जाता है, यह नवीनता और ताजगी से युक्त होना चाहिए। दैट मीन्स एक अच्छा आलेख और फीचर तभी अच्छा होता है जब वो नया हो, ठीक है, और उसमें जो जानकारी है, जो विचार हैं, वो नए हो, तभी वो ज्यादा अच्छा लगता है। इसका आकार ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ज्यादा बड़ा होगा तो लोग इसे पढ़ना पसंद नहीं करेंगे, फिर तो वो कहानी बन जाएगा, ठीक है। तो ये है एक अच्छे आलेख फीचर की विशेषता। पहली, भाषा सरल और भावपूर्ण होनी चाहिए, नई जिज्ञासा जागृत करने की क्षमता, विचार अधिक होने चाहिए, एक ही बात को बार बार नहीं दोहराना चाहिए, नवीनता और ताजगी होनी चाहिए, आकार ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी विशेषताएं हैं एक अच्छे फीचर लेखन की। आई होप आप समझ गए होंगे बिल्कुल आसान तरीके से। ओके बच्चों, चलिए अब देखते हैं, इसी में हमारा थर्ड क्वेश्चन था कि नाटक के किन्हीं 3 तत्वों पर प्रकाश डालिए, ठीक है, नाटक के किन 3 तत्वों पर। देखते हैं, वैसे क्वेश्चन का नंबर इधर उधर हो गया है, बट कोई दिक्कत नहीं, हमें तो आंसर से मतलब है, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहला है कथानक वस्तु, कथानक कह लीजिए या फिर कथा वस्तु कह लीजिए। तो बेसिकली देखो, नाटक की रचना में विभिन्न तत्वों में महत्वपूर्ण योगदान, वैसे इसको 5-6 है, लेकिन हमें 3 मार्क्स में पूछा गया तो 3 ही लिखेंगे, ठीक है। नाटक में जो कुछ भी कहा जाए उसे कथानक या फिर कथा वस्तु कहते हैं। दैट मीन्स नाटक में हम जो कुछ भी कहते हैं, नाटक में जो भी वाद विवाद होता है, ठीक है, उसे हम कथा वस्तु कहते हैं। इसी आधार पर नाटक को आरंभ किया जाता है, नाटक का मध्य होता है और समापन भी होता है। दैट मीन्स आपने देखा होगा कि जब कोई मूवी शुरू होती है, ठीक है, तो मूवी का इंट्रोडक्शन होता है, फिर मिडल में इंटरवल हो जाता है, ठीक है, और लास्ट में द एंड हो जाता है। तो इसी तरीके से नाटक जो है, इसे कहने के आधार पे, कथा वस्तु या फिर कथानक के आधार पे शुरू करते हैं, मध्य करते हैं और इसको फिर समापन करते हैं, ठीक है। तो ये होता है, जब आपने नाटक वगैरह देखे होंगे तो शुरुआत में क्या होता है, पहले परिचय दिया जाता है, आरंभ करते हैं, फिर मध्य में थोड़ी देर के लिए उसको स्टॉप कर देते हैं, फिर बाद में उसको समाप्ति कर देते हैं, ये कहानी है, ठीक। दूसरा है संवाद योजना। दैट मीन्स संवाद ही कथानक को गतिशील बनाते हैं। दैट मीन्स नाटक के टाइम पे जो कथानक होता है, वो संवाद ही कथानक को गतिशील, गतिशील का मतलब है कि कथानक को अपनी बात रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग होती है संवाद, ठीक है। पात्रों के चरित्र का उद्घाटन करते हैं। नाटक में संवाद योजना सहज, सरल, स्वाभाविक एवं अनुकूल होनी चाहिए, ठीक है। तो आप समझ के देखो, आप कोई भी नाटक देखो तो उसमें एक बात चल रही है, चल रही है, चल रही है और खत्म भी हुई, क्या मजा आएगा। जब तक उसमें विवाद नहीं हो, संवाद नहीं हो, एक दूसरे पर प्रत्यारोप नहीं हो, तब तक मजा ही नहीं आता नाटक में। जैसे आपने रामलीला वगैरह देखी होगी ना, तो उसी तरीके से, ठीक है। तो संवाद ही है जो राम लक्ष्मण को, राम सीता को, ठीक है, और हनुमान सुग्रीव बाली, इनके बीच की जो संवाद है, वही तो गतिशील बनाता है, तभी तो हम रामायण को देखते हैं। तो वही यहाँ पे है, ठीक है। तो यही चीज कहा गया है। अब ये बहुत ही आसान होना चाहिए, सरल होना चाहिए, सहज और स्वाभाविक
और अनुकूल होना चाहिए। ठीक है, जैसे आप रामायण की बात कर रहे हो तो रामायण के संबंध में आप महाभारत वाले शब्द यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये कहानी है। उसके बाद थर्ड है भाषा शैली। इसके माध्यम से नाटककार अपनी संवेदनाओं को अभिव्यक्त करता है। नाटक की भाषा शैली सरल, सहज, स्वाभाविक, अनुकूल, बिल्कुल वही ठीक है, संवाद योजना की बात की गई, लेकिन यहाँ पे बोलने के टाइम पे नहीं बल्कि लिखने के टाइम की बात की गई है। ठीक है, तो भाषा सरल, सहज और स्वाभाविक या अनुकूल, इस तरीके से ये होना है। ठीक है, तो एक तरीके से मिलते जुलते भी है, लेकिन आपको इस तरीके से याद रखना जैसे मैंने आपको समझा दिया। ठीक है बच्चों, तो ये तीनों क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में अंतर, नाटक की रचना में विभिन्न तत्वों का महत्वपूर्ण योगदान, ठीक, और फिर एक अच्छे आलेख या फीचर लेखन की मुख्य विशेषता। और ये जो आपके क्वेश्चन थे ये बेसिकली क्या थे, 3-3 मार्क्स के आपके तीन क्वेश्चन थे, लेकिन आपको 2 के आंसर थे। ठीक है बच्चों, वेल अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में भी अभिव्यक्ति और माध्यम का ही क्वेश्चन है। 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है, दोनों के आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन है समाचार तथा फीचर का तुलनात्मक वर्णन कीजिए। दैट मींस हमें समझाना है समाचार की विशेषता और जो फीचर है इसकी विशेषता के बारे में। ठीक है, तो आइए समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं समाचार की। तो समाचार देख सकते हैं आप, समाचार का कार्य होता है पाठकों को सूचना देना। ठीक है, समाचार का मेन कार्य क्या होता है बच्चों, पाठकों को सूचना देना। समाचार का उद्देश्य होता है पाठकों को ताजी घटना से अवगत कराया जाए। ओके, इसमें क्या होता है, समाचार में एक शब्द सीमा होती है कि आप इस एक पर्टिकुलर शब्द सीमा से, कोई छोटा है तो 100-200 वर्ड, कोई बड़ा है तो 400-500 वर्ड, इससे ज्यादा नहीं ले सकते, यानी कि इसमें शब्द सीमा होती है। आपने न्यूज़पेपर में भी देखा होगा। ठीक है, अगर आप न्यूज़पेपर में अपना एडवर्टाइजमेंट छपाने के लिए जाओगे ना तो आपसे हजारों रुपए वसूल किए जाते हैं, इसीलिए शब्द सीमा बहुत कम होनी चाहिए। साथ ही इसमें लेखक के जो विचार होते हैं, जो कल्पना होते हैं, बिल्कुल भी इसमें जगह नहीं होती। ठीक है, और समाचार में फोटो हो या ना हो डज नॉट मैटर। ठीक है, कोई मैटर नहीं करता फोटो हो या ना हो। ओके, तो ये समाचार की विशेषता है। अभी जब मैं आपको फीचर का बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक, तो आइए फीचर को समझेंगे। तो फीचर को देख सकते हैं। फीचर बेसिकली एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है। दैट मीन्स व्यवस्थित तरीके से एक सृजन के द्वारा, सृजन यानी कि बहुत ही रचनात्मकता के द्वारा और खुद के द्वारा लिखा गया लेखन होता है। इसका जो मेन उद्देश्य होता है वो पाठकों को सूचना देना भी होता है, उन्हें शिक्षित करना भी होता है और उनका मनोरंजन करना भी होता है। फीचर में कोई शब्द सीमा नहीं होती है। एक अच्छे से अच्छा फीचर कम से कम 200 शब्दों का भी होता है और बड़े से बड़ा 2000 शब्दों तक का भी पहुंच जाता है। इसमें जो फीचर होता है इसमें लेखक की कल्पना को जगह मिलती है, विचारों को भी स्थान मिलता है। और एक अच्छे फीचर, अच्छे लेखन के लिए क्या होना चाहिए, एक फोटो या फिर ग्राफिक्स होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो एक एक करके आपको समझ में आ गई। पहले तो क्या होता है फीचर, तो क्या होता है ये सारी चीजें। तो फीचर में क्या होता है, ये सुव्यवस्थित, सृजनात्मक, आत्मनिष्ठ लेखन है। ठीक है, और ये पाठकों को सूचना भी देता है, शिक्षित भी करता है, मनोरंजन भी करता है। इसमें शब्द सीमा नहीं होती है, जबकि हमारा जो समाचार है इसमें शब्द सीमा होती है। ठीक है, और ये समाचार लोगों को ताजी घटनाओं से अवगत कराते हैं। ठीक है, और साथ ही इसमें फीचर में क्या होता है, लेखक की कल्पना को और विचारों को स्थान मिलता है। ठीक है, लेकिन समाचार में ऐसा नहीं होता है। और समाचार में फोटो का अनिवार्य होना जरूरी नहीं है, लेकिन यदि एक अच्छा फीचर लिखना है तो उसके लिए फोटो होना अनिवार्य माना जाता है। ठीक है, तो ये विशेषता है एक फीचर की और एक समाचार। ओके बच्चों, आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से हर एक क्वेश्चन का आंसर समझ में आ रहा होगा। वेल, सेकंड क्वेश्चन में देखिए हमसे यहाँ पे पूछा गया है बच्चों, खा कविता लेखन के लिए आवश्यक किन्हीं 3 प्रमुख घटकों का वर्णन कीजिए। दैट मीन्स आपको समझाना है कि कविता लेखन में जो महत्वपूर्ण घटक होते हैं इनकी विशेषताओं के बारे में। ठीक है, तो आइए समझेंगे हम एक एक करके। तो लिखा हुआ है पहला, देखिए 3 है तो आप 3 ही लिखेंगे, ज्यादा नहीं लिखना है। मैं आपको वैसे 4 समझाऊंगा, 3 लिख देना आप। पहला, भाषा का सम्यक ज्ञान। दैट मीन्स जब भी आप कविता लिखें तो कविता लेखन के लिए सबसे जरूरी है भाषा का ज्ञान। भाषा में भाव, संवेदनाएं, इसकी अभिव्यक्ति होना जरूरी है। इसीलिए हमें कविता में भाषा के रोज नए प्रयोगों के द्वारा अनुभव को रूप प्रदान करना चाहिए। दैट मीन्स हम डेली बेसिस पे जो कविता लिखते हैं इसमें हमें रोज नए नए शब्द, इन सभी का उपयोग करना चाहिए और ऐसे शब्द होने चाहिए जो कि लोगों को, दिलों को छू सके, उसमें भाव उत्पन्न हो, लोगों की संवेदनाएं उसमें
प्रकट हो, ऐसे शब्दों का उपयोग करना चाहिए हमें कविता लेखन। दूसरा है शब्द विन्यास। जब भी कविता लिखी जाए तो कवि को अपने भावों और विचारों के अनुरूप शब्दों का चयन करके उनका प्रयोग करना चाहिए। दैट मीन्स जब भी कविता लिख रहे हैं तो कवि को क्या करना चाहिए, अपने जो हाव भाव है, अपने जो विचार है, उसी के अनुसार शब्दों का चयन करना चाहिए, क्योंकि वही लोगों को अच्छे से समझ में आए। ठीक है। फिर तीसरा इसमें इंपॉर्टेंट आ जाता है छंद विषयक बुनियादी जानकारी। दैट मीन्स कि एक ऐसी कविता जिसमें छंद हो, जिसमें लय हो, गेयता का गुण यानी कि जिसे गाया जा सके, जिसमें लय बने, जिसमें छंद हो, वो कविता लोगों तक बहुत ज्यादा पहुंचती है और वो कविता लोग अच्छे से सुनते भी हैं। ठीक है। साथ ही उसकी छुअन यानी कि उसकी जो सुनने की क्षमता होती है, सुनने की प्रकृति जो होती है, वो लोगों के मन को अंदर तक पहुंचाती है और लोगों को कविता अच्छी लगती है। ठीक है। तो ये कहानी यहाँ पे बताई गई है। और सबसे फिर यहाँ पे आखिरी आ जाता है चौथा वाला, भाव एवं विचार की अनुभूति। इसका मतलब क्या है, तो कविता जो है, कविता के माध्यम से कोई व्यक्ति अपने भाव को लोगों तक पहुंचाता है, तो ये बहुत बड़ा प्रबल आवेग है और मनुष्य भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए तत्पर रहता है। सामान्य व्यक्ति कविता की उस ऊंचाई तक, अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति है, ठीक है, जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, उसे कविता सुनाओगे तो वही समझेगा जो कविता में बताया गया। लेकिन वो व्यक्ति जो उस कविता को लिख रहा है, जो अच्छे से समझ पाता है, वो कविता की उस स्थिति को भी पहचान लेगा जो लेखक लोगों तक मेनली पहुंचाना चाहता है। ठीक है। तो ये कहानी थी कविता लेखन के कुछ मुख्य तत्वों के बारे में। ठीक है बच्चों, तो आई आपको पता चल गया होगा समाचार की क्या विशेषता है, फीचर की क्या विशेषता है, और कविता लेखन के लिए जो प्रमुख तत्व हैं ये क्या क्या हो। ओके बच्चों, चलिए अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे 2-2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन हमें 2 के उत्तर देने, और ये सभी आपके कविता के नाम। क्वेश्चन पहला है, गीतावली पद जननी निर्कत बान दुनैया, इसके आधार पे राम के वन गमन के पश्चात मां कौशल्या की मन स्थिति का वर्णन कीजिए। दैट मीन्स जब राम वन चले जाते हैं तो माता कौशल्या की स्थिति कैसी होती है, ये आपको बता। तो समझिए कैसी स्थिति होती है भाई माता कौशल्या की। तो देखिए, राम के वन चले जाने के बाद उनके पिता राजा दशरथ की मृत्यु हो जाती है। ऐसे में माता कौशल्या बहुत ही व्यथित होने लगती है, बेचैन रहने लगती है, बहुत ही परेशान हो जाती है। वे घर में, राजमहल में जहां कहीं भी जाती, उन्हें राम के बचपन की यदि कोई भी वस्तु दिखाई देती तो उन्हें राम की याद सताने लगती। वे राम के बचपन के दिन के जो खिलौने हुआ करते थे, जिनसे प्रभु श्री राम जी खेला करते थे राजमहल में, उनके खिलौनों को उठाती है, खिलौने वाले जो धनुष बाण थे उनको देखती है, उनको हाथों में उठाती है, और इस प्रकार से बार बार प्रभु श्री राम को याद करती है, और याद करते हुए अपने हृदय और नेत्रों से को लगाती है, और वो आभास करती है कि मेरे बेटे, मेरे राम, वो अभी भी मेरे सानिध्य में ही है। इसी प्रकार से बालक राम के नन्हे नन्हे पैरों की सुंदर जूतियां जो थी, उनको देखकर उनका हृदय उमड़ पड़ता है, और उन्हें भी अपने हृदय और नेत्रों से लगाती हैं, और वो इस चीज का आभास करती हैं कि मेरा बेटा, मेरा राम मेरे पास ही है, मेरे सानिध्य में ही। ठीक है। यानी कि वन गमन के पश्चात प्रभु श्री राम की माता कौशल्या की स्थिति, मन स्थिति बहुत ही ज्यादा बेचैनी वाली, परेशानी वाली हो जाती है, और वो अपने पुत्र के वियोग में बहुत ही ज्यादा दुखी रहती है। ठीक है। तो सिंपल सा आंसर इस तरीके से आप लिखेंगे। ओके बच्चों, अगला आ जाता है, बनारस में वसंत का आगमन कैसे होता है और उसका क्या प्रभाव इस शहर पर पड़ता है। दैट मीन्स बनारस में वसंत के आगमन की हमें यहाँ पे कहानी समझा। ठीक है। तो देखिए, कवि के अनुसार अचानक से बनारस में वसंत का आगमन होता है। दैट मीन्स कोई डेट वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता, वहां पे एकदम से अचानक से वसंत का आगमन हो जाता है। जब वसंत आता है तो लहराता है, मधुवादीह नामक मोहल्ले की तरफ धूल की आंधी चलती है, जिससे चारों ओर धूल छा जाती है, और लोगों के मुंह में धूल के होने से क्रिकेट उत्पन्न होने लगती है। प्रायः वसंत में फूलों की बहार छा जाती है। देखो ध्यान से समझिएगा, बेसिकली नॉर्मली क्या होता है कि जब वसंत आता है तो फूलों की बहार छा जाती है, सुगंध से पूरा का पूरा पर्यावरण मनमोहक लगने लगता है, नए पत्ते कोपले निकलने लगते हैं। लेकिन बनारस में जो वसंत का आगमन होता है, ये कुछ ऐसा नहीं था। क्यों? क्योंकि ये जो वसंत था वो पूरा का पूरा धूल भरा हुआ था, जिसमें एक मोहल्ला है मधुवादीह नामक मोहल्ला। यहाँ पे धूल भरी आंधियां चलने लगती हैं, चारों ओर धूल छा जाती है, लोगों के मुंह में धूल बैठने लगती है, किकराहट होने लगती है। ठीक है।
और बनारस में ये जो वसंत आता है तो इस समय भिखारी के कटोरों के मध्य वसंत आता दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि गंगा घाट जो था वो लोगों से भर जाता है, यहाँ तक कि इस मौसम में बंदरों की आंखों में नमी तक दिखाई देती है। ठीक है, ये चीज यहाँ पे बताई गई है। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि बनारस में जो वसंत आता है वो धूल वाला वसंत होता है। ठीक है बच्चों, अब इसी में 2 मार्क्स का हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है उसको देखेंगे। क्वेश्चन है, यह दीप अकेला कविता में गीता नहीं, गीत यानी कि गाना, गीत तथा मोती की सार्थकता किससे स्पष्ट कीजिए। दैट मीन कैसे स्पष्ट करेंगे ये बताना। ठीक है, गीत और मोती की सार्थकता। ओके, तो आइए लिखेंगे इस तरीके से। हाँ, देखिए, गीत और मोती की सार्थकता, चाहे गीत हो चाहे मोती हो, ये तभी सार्थक है जब वो दुनिया के सामने हो। गीत तब तक सार्थक नहीं है जब तक कि उसे लोगों के द्वारा गाया नहीं जाता। आपने कोई गाना लिखा है, ठीक है, उसे आपने पन्ने पे लिखा, पेज पे लिखा, कॉपी में, डायरी में लिखा और उसे छोड़ दिया, क्या उसकी अपनी पहचान बनेगी? नहीं बनेगी। जब तक आप उस गीत के शब्द को, उस वर्ड को, उन शब्दों को लोगों के सामने बोलोगे नहीं, गाओगे नहीं, तब तक नहीं होगा। जब लोगों के द्वारा ये गीत गाया जाता है तब उसे पहचान मिलती है। ठीक है, बात करते हैं मोती की, तो मोती जो है वो सार्थक ऐसे नहीं हो जाता, क्योंकि अगर हम बात करें अपने समुद्र में, तो समुद्र के नीचे हजारों, लाखों, करोड़ों की संख्या में मोती बहुत ही ज्यादा विद्यमान है। लेकिन उसका क्या महत्व है? मोती तभी सार्थक है जब कोई गोता को समुद्र की गहराई से निकाल कर उन्हें बाहर ले आए। ठीक है, तभी वो है, क्योंकि वो अपने आप तो आएंगे नहीं। इसीलिए ये कहा जाता है कि मोती और चाहे गीत हो, ये तभी सार्थक है जब वो दुनिया के सामने पेश किए। ठीक है, तो ये कहानी यहाँ पे बताई गई है गीत और मोती के बारे में, सिंपल सा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये पार्ट भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे वेल, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 के हमारे ये तीनों ही पार्ट आई होप आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। पहले, राम वन गमन के पश्चात माता कौशल्या की स्थिति, कवि के अनुसार बनारस में वसंत का आगमन कुछ अलग ही तरह से होता है, गीत और मोती की सार्थकता कैसे स्पष्ट। बच्चों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, जिस क्वेश्चन का आप सभी को बहुत टाइम से इंतजार था, काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या। तो आप यहां से चाहो तो इसे पढ़ लो। ये जो सप्रसंग व्याख्या है ये बेसिकली बसंत के बारे में। ठीक है, एक सेकंड, वसंत है क्या है? बनारस के बारे में बेसिकली। ठीक है, तो ये आप पढ़ सकते हैं। जो है वह सुगबुगता है, जो नहीं वह फेंकने लगता है पचकियां। आदमी दशमेघ पर जाता है और पाता है घाट का आखिरी पत्थर, कुछ और मुलायम हो गया है सीढ़ियों पर बैठे बैठे बंदरों की आंखों में एक अजीब सी नमी है और एक अजीब सी चमक से भर उठा है भिखारियों के कटोरों का निचाट खालीपन। तो पहले हम इसकी सैपसन व्याख्या देखेंगे, फिर दूसरे वाले की देखेंगे। ठीक, चलिए, तो सैपसन व्याख्या लिखने के लिए आप जिस भी प्रसंग की व्याख्या लिखें उसके शुरुआत के 3 से 4 वर्ड और आखिरी के 3 से 4 वर्ड जरूर लिखें। ठीक है, इससे आपको जो आपका जो एग्जामिनर होगा ना, उसे ये पता चल जाएगा कि हाँ बच्चे ने इस पर्टिकुलर काव्यांश की व्याख्या की है। ठीक है, चलिए, तो आपका इसमें टोटल 4 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। एक होता है संदर्भ, दूसरा होता है प्रसंग, तीसरी होती है व्याख्या और जो चौथा पार्ट होता है वो होता है यहाँ पे काव्यगत विशेषताओं के बारे में। ठीक है, एक एक करके समझेंगे। संदर्भ में हम क्या लिखते हैं? संदर्भ में हम ये लिखते हैं कि पंक्तियां कहां से ली गई, लेखक। तो प्रस्तुत पंक्तियां कक्षा 12 के हिंदी विषय की किताब अंतरा के काव्य, जिसका नाम है बनारस, यहां से अवतरित है और इसके कवि है केदारनाथ सिंह। ठीक है, संदर्भ में हमने क्या बता दिया, कहां से ली गई है और कवि या लेखक कौन। प्रसंग यानी कि इन लाइनों में क्या कहा गया है? तो इन लाइनों में कवि ने बनारस शहर की जागृति, उल्लास और नवीन चेतना का बड़ा ही सजीव चित्रण यहाँ पे प्रस्तुत किया। ठीक है, तो अब एक एक करके इसकी व्याख्या करें। तो बनारस में इस वसंत के मौसम में, बनारस में बेसिकली बनारस में सांस्कृतिक परिवर्तन आने पर सुगबुगाहट होने लगती है। जैसे बनारस में जब सांस्कृतिक परिवर्तन आते हैं तो लोग आपस में बातचीत करने लगते हैं, अर्थात वहां के परिवेश में जीवंतता, दैट मींस वहां के जो लोग होते हैं वो अपने आप को एक्टिव कर लेते हैं बहुत ज्यादा। जिन वस्तुओं में चेतना का रूप दिखाई नहीं देता उनमें भी अंकुरण होने लगते हैं। यानी कि जिस वस्तु को हम सोचते हैं ना ये बेजान पड़ी है, एक टाइम पे
वो भी हमें बहुत ही अच्छी लगने लगती है। अर्थात सांस्कृतिक परिवर्तन से पूरे वातावरण में एक नया उल्लास, नया जोश, नया हम कह सकते हैं कि एक उद्देश्य सामने आता है। ठीक है? साथ ही आदमी जब दशवमेध घाट पर जाता है तो उसे ये महसूस होता है कि गंगा के निरंतर स्पर्श से घाट का पत्थर भी मुलायम हो जाता है। अर्थात हमारे मन में व्याप्त कठोरता भी आस्था व भक्त से परिवर्तित होकर मुलायम होने लगती है, अर्थात कोमलता में बदलने लगती है। दैट मीन्स ये जो जब आदमी दसवें घाट पे गया तो इससे इस बात का पता चलता है कि गंगा के निरंतर स्पर्श से घाट का जो पत्थर है वो बहुत ही मुलायम हो जाता है। ठीक इसी तरीके से जो हमारी आस्था है, हमारी जो भक्ति है, ये हमारे अंदर के, हमारे मन में व्याप्त जो कठोरता है उसको कोमलता में बदल देती है। ठीक है? यहाँ घाट की सीढ़ियों पर बैठे बंदरों की आंखें भी अजीब सी चमक से भरी हो जाती हैं। भिखारियों के कटोरे एकदम से खालीपन के एक विचित्र सी चमक, यानी कि भिक्षा की सामग्रियों से भरे हुए दिखाई देने लगते हैं, क्योंकि लोग आएंगे तो लोग भिखारियों को भिक्षा जरूर देते हैं। अर्थात अब उनके कटोरे भी दान दक्षिणा में लबालब भर जाएंगे। ठीक है? तो ये कहानी कुछ गंगा घाट की कही जा रही है। ठीक है बच्चों? तो यहाँ पे केदारनाथ सिंह जी ने बनारस में सांस्कृतिक परिवर्तन के बारे में बताया है, जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। ठीक है? 3 पार्ट आपको यहाँ पे समझ में आ गए इसके। कौन कौन से? संदर्भ, ठीक है, संदर्भ आपने समझ लिया, फिर आपने प्रसंग व्याख्या समझ ली। अब आप समझिएगा काव्यगत विशेषता, यानी कि इसमें क्या क्या विशेषताएं दी गई हैं। तो सबसे पहली यहाँ पे कवि ने बनारस शहर में जो जीवन है इसके बारे में बताया है। कवि ने खड़ी बोली का उपयोग किया गया है। कवि ने मुक्त छंद, यानी कि इसमें कोई ज्यादा छंद उपयोग नहीं है। ठीक है? बैठे बंदर और एक अजीब, इसमें अनुप्रास अलंकार है। बिंब विधान है, दृश्य व स्पर्श है। रस जो है वो शांत रस का यहाँ पे वर्णन किया गया है। ठीक है? तो आपको क्या करना है, काव्यगत विशेषता में ज्यादा नहीं, आपको 4 लिखनी, ज्यादा से ज्यादा आपको 4 लिखनी, ज्यादा नहीं, ज्यादा से ज्यादा 4 लिखनी, 3 तो जरूर लिखिएगा। ठीक है? तो ये काव्यगत विशेषताएं हो जाएंगी। तो ये आपके एक शब्द व्याख्या हो गई, बिल्कुल सिंपल। अब दूसरी शब्द व्याख्या देखेंगे हम, तो अथवा में हमें दी गई है दूसरी, दिया गया है बहुत दिनान को अवधि आस पास परे, खरे अरवनी भरे हैं उठ जानी को, कही कही आवन छबीले मन भावन को, गही गही रगती दे दे सम्मान को, झूठे बतियानी की पत्यानी दे उदास हन्ने के, अब ना गिरत घनानंद निदान को, अधर लगे हैं अनिकरी के पायन प्राण, चाहत चलने सदे सोले सुजान को। ओके, तो ये कहानी है, ये कविता है बेसिकली। अब इसकी व्याख्या कैसे करेंगे, तो सेम वही हमने स्टेप फॉलो किया है, 2-3 वर्ड पहले के और 2-3 वर्ड बाद के। ठीक है? तो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, संदर्भ। तो प्रस्तुत पंक्तियां कक्षा 12 के हिंदी विषय की किताब अंतरा के काव्य किससे ली गई है, कवित्त या फिर कह सकते हैं सवैये से ली गई है। ठीक है? और इसके कवि कौन है, घनानंद जी। ठीक, दूसरा आता है प्रसंग। प्रसंग यानी कि संक्षिप्त वर्णन, क्या कहा गया है इसमें। तो कवि यहाँ पे कहता है कि उसके प्राण निकलने से पहले सुजान उसे दर्शन दे दे, ताकि वह इस संसार से विदा ले सके। दैट मीन्स यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे प्राण निकल रहे हैं। ठीक है? तो प्राण निकलने से पहले वो चाहते हैं कि सुजान उसे दर्शन दे दे, ताकि वो इस संसार से अच्छे से विदा ले सके। अब तीसरे में हम करेंगे व्याख्या। तो व्याख्या करेंगे, कवि घनानंद जी कहते हैं कि बहुत समय बीत गया है, लेकिन सुजान अब भी उससे मिलने नहीं आई है। अब मेरे प्राण निकलने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। घनानंद जी कहते हैं कि अब मेरे प्राण निकलने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। मेरी दयनीय दशा का संदेश मेरी सुंदर व मन को भाने वाली प्रेमिका तक पहुंचा दिया जाता है, और वह अभी भी उन संदेशों को सम्मान पूर्वक अपने पास रख लेती है, परंतु मुझसे मिलने नहीं आती। मैं उसे इतने संदेश भेजता हूं अपनी प्रेमिका को, लेकिन वो मुझसे मिलने नहीं आती। उसकी झूठी बातों पर विश्वास करके कवि घनानंद बहुत ही उदास हो गए। घनानंद जी कहते हैं कि उपचार करने वाले आनंद रूपी बादल को अब घिरते ही नहीं, अर्थात घिरते ही नहीं, अर्थात जिसको देखकर उसकी बीमारी दूर हो सके, वह प्रियतमा सुजान अब आती ही नहीं, जो उसका मरहम का काम करती थी।
अब मेरे प्राण अधरों तक आ गए हैं कि उसके दर्शनों की अभिलाषा में उसके प्राण अब तक अटके हैं। अर्थात गणानंद जी कहते हैं कि मेरे प्राण अब अधरों तक आ गए हैं, प्राण निकलने ही वाले हैं, लेकिन मेरी सबसे आखिरी अभिलाषा है कि मैं अपने प्रेमिका को एक बार देख सकूं, वह मुझे एक बार आके दर्शन दे दे तो मैं अपने प्राण को आसानी से छोड़ सकूंगा। ऐसा यहाँ पे कहा गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे मेरा टोन जो था वो मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, ताकि कविता है तो कविता के अनुसार ही आपको समझाना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा एक गायन वाला टोन था वो यहाँ पे उपयोग किया है। ठीक है, पहले आपको कैसा लगा ये गायन वाला टोन एक बार बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, मैं भी देखना चाहता हूँ कि बच्चों को कैसा लगा ये चीज। ठीक है, अब यहाँ पे आप बताएंगे काव्यगत विशेषताओं के बारे में, तो लिखेंगे कि कवि ने अपने हृदय की व्याकुलता और अपने वियोग का सजीव चित्रण किया है। और दूसरा, कवि अपनी प्रेमिका के वियोग में मरने की स्थिति तक पहुंच चुका है। इसमें ब्रज भाषा का बहुत ही सुंदर उपयोग किया गया है। कविता में छंद है। अब देखो यहाँ पे जब मिले नहीं है तो सिंपल सी बात है, श्रृंगार के वियोग श्रृंगार रस का उपयोग किया गया है। कहीं कहीं दे दे, इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का उपयोग किया गया है। गिरत घन कही के पयान प्राण तथा चाहत लचन, इसमें अनुप्रास और श्लेष अलंकार का उपयोग किया गया है। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी कहानी है कुछ इस तरीके से, जो आई होप आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो टोटल 37 मिनट्स हो चुके हैं, अराउंड 38 मान लेते हैं। तो इसमें हमने कंप्लीट कर लिया है अपनी दो दो सेप्शन व्याख्या। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की। ओके बच्चों, अब हमें ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 मिनट और लगेंगे और हमारा ये पेपर खत्म। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। तो फिर से दो दो मार्क्स के हमारे सामने 3 क्वेश्चन है, बट हमें 2 के आंसर है। पहला क्वेश्चन है, प्रकृति के कारण विस्थापन और औद्योगिकरण के कारण विस्थापन में क्या अंतर। देखिए दो क्वेश्चन है, एक तो प्रकृतिकरण के कारण जो विस्थापन होता है उसके क्या है, ठीक है, प्रकृति के कारण विस्थापन, और एक औद्योगिकरण के कारण जो विस्थापन है इसमें क्या अंतर होता है। तो दोनों को समझेंगे एक एक करके, समझिए। बेसिकली जो प्रकृति के कारण जो भी विस्थापन होता है उसमें क्या होता है, बाढ़ या भूकंप, ये ऐसी प्राकृतिक आपदा है जिससे लोगों का विस्थापन होता है। प्रकृति के कारण जब लोग विस्थापित होते हैं तब यह विस्थापन अस्थायी होता है, यानी कि अस्थायी होता है, वो कहीं पे भी बस सकते हैं। ठीक है, आपदा के टलते ही वो चाहे तो उस जगह पर वापस से आकर अपना घर बना सकते हैं और घर में लौट सकते हैं। मान लेते हैं कि इस गांव में बाढ़ आ गई, तो वो ऐसा तो नहीं कि बाढ़ में अपना घर तोड़ के भाग जाएंगे। कुछ दिन के लिए जब तक बाढ़ का पानी है घरों में, आप वहां से चले जाएंगे, दूसरे गांव में रहेंगे। जैसे बाढ़ का पानी चला गया वो वापस अपने गांव में चले आएंगे। तो ये क्या होता है, अस्थायी होता है, लोग वहां पे वापस आकर अपने घर में रह सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो औद्योगिकरण की विस्थापन होता है ये हमेशा हमेशा के लिए विस्थापन होता है, और हमेशा हमेशा के लिए लोगों के अपने घर, अपने परिवेश, उनकी अपनी खुद की जमीनें भी छिन जाती हैं। उनकी जमीन पर कोई उद्योग स्थापित हो जाता है और फिर भी कभी भी अपने घरों की ओर नहीं लौट पाते। औद्योगिकरण की आंधी उन्हें घर और परिवेश से उजाड़ देती है। इन्हीं लोगों को आधुनिक भारत के नए शरणार्थी भी कहा जाता है, यानी कि औद्योगिकरण के रूप में आधुनिक भारत के नए शरणार्थी किन्हें कहा जाता है, जिन लोगों का विस्थापन औद्योगिकरण की प्रक्रिया के द्वारा हुआ हो। ठीक है, आ रहा है आप सभी को समझ में अच्छे से। चलिए अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड में पूछा गया है हमसे बच्चों, जलालगढ़ पहुंचने के बाद बड़ी बहुरिया के सामने हरगोविंद ने क्या संकल्प लिया। दैट मीन्स जब हरगोविंद बड़ी बहुरिया के सामने पहुंचता है जलालगढ़ पहुंचने पर, तो क्या कहता है वो और उसकी क्या विशेषता है, इस माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत। तो देखिए, जलालगढ़ पहुंचने के बाद बड़ी बहुरिया के सामने हरगोविंद ने यह संकल्प लिया कि अब से वह उसे, यानी कि बड़ी बहुरिया को हरगोविंद कोई कष्ट नहीं होने देगा। अब वह बड़ी बहुरिया का सारा काम खुद करेगा। बड़ी बहुरिया उसकी माँ है और सारे गांव की भी माँ है। अब उसे गांव छोड़कर जाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। इस भाव से हरगोविंद के बारे में हमें यह पता चलता है, उसके कर्तव्य निष्ठा के बारे में, स्वामी भक्ति के बारे में हमें पता चलता है, उसके चरित्र को और मजबूत बना देता है ये संकल्प। ठीक है, तो ये कहानी है। वैसे तो जो हरगोविंद है यानी कि संवरिया है, उसका थोड़ा अलग ही किस्सा है, वो आपने पढ़ा होगा चैप्टर में। ठीक है, तो जलालगढ़ पहुंचने के बाद बड़े बोरिया के सामने हरगोविंद क्या संकल्प लेता है कि अब से कोई भी कष्ट दुख वगैरह नहीं होगा, सारे काम मैं करूंगा। ठीक है ना, और तुम आज से मेरी माँ हो, इस पूरे गांव की माँ हो, मैं इंश्योर करूंगा कि तुम्हें कोई दुख नहीं हो। ठीक,
थर्ड क्वेश्चन, लेखक का हिंदी साहित्य के प्रति झुकाव किस प्रकार बढ़ता गया? प्रेमधन की छाया स्मृति पाठ के आधार पर बताइए। ठीक है, क्या बताना है? लेखक का झुकाव आखिर हिंदी साहित्य के प्रति कैसे बढ़ता चला गया? तो आपको बताना है प्रेमधन की छाया स्मृति पाठ के आधार। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैं आपको करवा चुका हूं, फिर भी हम पढ़ेंगे कि प्रेमधन की छाया स्मृति में जो लेखक है, ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये लेखक भी, इन लेखक के जो पिता थे वो फारसी के ज्ञाता थे। फारसी के ज्ञाता होने के साथ साथ लेखक के पिता हिंदी प्रेमी थे। इसी वजह से बचपन से ही लेखक जो था वो हिंदी साहित्य के प्रति इसका झुकाव हो गया था। लेखक के घर में भारतेंदु द्वारा रचित जितने नाटक कहानी वगैरह हुआ करते थे उनका वाचन का मतलब है सुनाया जाता था शाम के टाइम पे। रामचरितमानस, रामचंद्रिका, भारतेंदु जी के नाटक, इन सभी का शाम के टाइम सुंदर वाचन हुआ करता। लेखक स्वयं पुस्तकालय में हिंदी की पुस्तकें पढ़ने के लिए जाया करता था। 16 वर्ष की अवस्था में लेखक को हिंदी की जो प्रेमियों की मंडली थी, जिसमें बड़े बड़े हिंदी के कवि लेखक वो शामिल थे, उस मंडली से इसका परिचय हुआ। इस मंडली के सभी लोग हिंदी जगत में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। ठीक है, जिसमें काशी प्रसाद जायसवाल, पंडित बद्रीनाथ गौड़, भगवान दास हालना, पंडित उमाशंकर द्विवेदी इत्यादि थे। इन सब के रहते हुए लेखक का हिंदी साहित्य के प्रति झुकाव और अधिक तेजी से बढ़ता चला गया। पहले कम था, मित्र मंडली से मिले, हिंदी मित्र मंडली से, तब तो और तेजी से ये बढ़ता चला गया। ठीक है, तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि लेखक का हिंदी के प्रति झुकाव कैसे बढ़ता चला गया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन नंबर जो 12 था, 12 है ना? हाँ 12, इसके तीनों पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपको ये तीनों के तीनों क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। एक बात सभी बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि जो मैंने अभी तक आपको समझाया है वो आपको समझ में आया या नहीं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं सभी बच्चे। ओके, चलिए अब यहाँ पे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 में गद्यांश दिया गया है, फिर हमें इसकी सेप्शन व्याख्या। गद्यांश दिया है, दुख और सुख तो मन के विकल्प हैं, सुखी वही है जिनका मन वश में है, दुखी वही है जिनका मन परवश में है। परवश होने का अर्थ है खुशामद करना, दांत निपोरना, चटुकारिता, हाँ हजूरी। जिनका मन अपने वश में नहीं है वह दूसरे के मन का छांदवर्तन करता है, अपने को छिपाने के लिए मिथ्या आडंबर रचता है, दूसरे को फंसाने के लिए जाल बिछाता है। तो ये जो कहानी है, ये जो अंश है, वो बेसिकली आपके अध्याय कुटज से लिया गया। ठीक है, कुटज के आखिरी जो पार्ट है, आखिरी के लिए या फिर शुरू के पार्ट से लिया गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सेम वही चीज अपनानी है। पहले हम लिखेंगे संदर्भ, फिर हम लिखेंगे प्रसंग, फिर हम लिखेंगे इसकी व्याख्या, और सबसे आखिरी में लिखेंगे हम इसके जो विशेष हैं इसके बारे में। ठीक है, तो ये इस तरीके तो लिखेंगे इस तरीके से। तो शुरुआत में हमने वही किया है कि अपने जो 4 वर्ड होते हैं, 5-6 वर्ड, शुरू के 2-3 और आखिरी के 2-3 वो यहाँ पे ले लिए। ठीक, अब संदर्भ। तो प्रस्तुत पंक्तियां कक्षा 12 के हिंदी विषय की किताब अंतरा के पाठ कुटज से अवतरित हैं, जिसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, अब इन लाइनों के माध्यम से लेखक ने कुटज के जीवन को प्रेरणादायी बताते हुए सुखी और दुखी व्यक्ति की विवेचना की। यानी कि इस प्रसंग के अनुसार लेखक ने कुटज का जो जीवन है, इससे उस पेड़ के जीवन को बहुत ही प्रेरणादायी बताया है, और बताया है कि एक व्यक्ति जो सुख और दुख रहता है उसकी कैसी स्थिति होती है इसके बारे में। ठीक है, इसकी अब हम करेंगे व्याख्या। तो व्याख्या देखिए, वैसे मैंने काफी छोटी रखी है आपको समझाने के लिए, ये अराउंड आपकी जो वो 70 से 80 वर्ड की है, लेकिन आपको व्याख्या कम से कम 100+ वर्ड की लिखनी है। याद रखें, कम से कम 100+ वर्ड की लिखनी है। ओके, प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक कहता है कि सुख और दुख तो मन के दो भाव हैं, व्यक्ति सुखी भी रह सकता है, व्यक्ति दुखी भी रहता है। व्यक्ति सुखी रहेगा दुखी रहेगा ये उसके मन पे डिपेंड करता है। जिस व्यक्ति का मन यदि अपने वश में है तो वह सुखी है, और जिस व्यक्ति का मन किसी दूसरे के वश में है तो वह दूसरों के अधीन है। फॉर एग्जाम्पल, एक मैं आपको रियल लाइफ का एग्जाम्पल लेता हूँ। दो प्रेमी है, एक लड़का और एक लड़की, तो उनका सुख दुख किसके संबंध में है कि वो मिले, आपस में बात करें। लेकिन अब क्या है, उन दोनों का जो मन है, जो दिल है, वो एक दूसरे के परवश में हो चुका है, यानी कि उनके अपने वश में नहीं है। तो यदि किसी दिन लड़की ने या लड़के ने किसी को फोन नहीं, कॉन्टेक्ट वगैरह नहीं किया, मैसेज वैसेज नहीं किया, तो वो सभी दुखी हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि उनका मन परवश में हो चुका है, दूसरे के वश में हो चुका है। ठीक है, तो ये है।
ऐसे लोग जिनकी संकल्प शक्ति क्षीण और कमजोर होती है वो बहुत ज्यादा दुखी हो से। परवश अर्थात स्वयं को छोटा समझना, दूसरों की चापलूसी करना, दूसरों की हाँ में हाँ मिलाते रहना, ऐसे लोगों को कोई भी कार्य अपनी इच्छा से वे नहीं कर पाते हैं, ना ही वे शीघ्र ही कोई निर्णय ले पाते हैं। ऐसे लोग सदैव दूसरों को फंसाने के लिए, उन्हें नीचा दिखाने के लिए, नीचा दिखाने की चाल चलते रहते हैं। वे अपने दोषों को छुपाने के लिए दूसरों पर दोष डालते रहते हैं। ठीक है, इसके विपरीत जो मनुष्य है, मनुष्य के विपरीत जो कुटज एक पेड़ है, वो चाहे कितना भी ठंड हो, कितनी भी गर्मी हो, बरसात, कैसा भी मौसम हो, वो हमेशा दृढ़ निश्चयी बना रहता है। उसका मन, उसकी दृढ़ शक्ति अपने वश में है, किसी दूसरे के परवश में नहीं है। तो यही कहानी बताई। अब इसको चाहो तो आप अपनी तरफ से और बड़ा भी कर सकते हो, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया कि आपको करना कैसे है। ठीक, अब विशेष क्या लिखोगे? तो विशेष में लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियों में दुख और सुख की समीक्षा की गई है, दुख और सुख को समझाया गया है। यहाँ पे विवेचनात्मक शैली का प्रयोग किया गया, दैट मीन्स यहाँ पे विवेचना दर्शाई गई है। संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का उपयोग है, तत्सम प्रधान शब्दावली है, कुछ इस तरीके। ठीक है, तो ये है इसका विशेष। लो जी सर, दोबारा से हमने एक से व्याख्या आपने कंप्लीट कर ली है और आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये कहानी थी इस गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या के बाद। ओके बच्चों, चलिए सबसे आखिरी क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें दो क्वेश्चन दिए हैं, आपको किसी एक का आंसर देना है जो कि 3 मार्क्स का है। पहला क्वेश्चन है, आज की सभ्यता इन नदियों को गंदे पानी के नाले कैसे बना रही है? आज की सभ्यता ये जो नदियां हैं, इन्हें गंदे पानी के नाले कैसे बनाती चली जा रही है? अपना मालवा खाओ झाड़ू सभ्यता के पाठ के आधार पे उत्तर दीजिए। लिखेंगे कुछ इस तरीके से कि आज की जो सभ्यता है, इसके अनुसार हम नदियों को माता नहीं मानते, बल्कि उसे उपयोग की वस्तु मानते हैं तथा कई रूपों में उसे दूषित करते हैं। जबकि इतिहास में, ठीक है, जिसे हम एक तरीके से मानते हैं सतयुग टाइप में, जो जिस समय हमारे महाभारत द्वापर युग है, इस टाइम पे इन नदियों को माता माना जाता था, उन्हें सम्मान दिया जाता था। लेकिन आज उन्हें माता नहीं माना जाता, उन्हें उपयोग की वस्तु माना जाने लगा। सबसे पहला, कूड़ा कचरा फेंकने के लिए लोगों के द्वारा अपने घर का जितना भी कूड़ा कचरा होता है, मैं सभी की तो नहीं कहता, लेकिन जो इस एरिया के आसपास में रहते हैं, नदियों के आसपास में रहते हैं, उनके लिए क्या वहां पे पहले तो ये गाड़ी वाड़ी का सिस्टम होगा नहीं। ठीक है, तो सिंपल सा कूड़ा वो क्या करते हैं, इसी में फेंक देते हैं। ठीक है, जिससे पूर्णतः बहा ले जाने में असमर्थ नदियां हैं, यानी कि वो पूरी तरीके से दूसरे, मान लेते हैं कोई नदी जो है वो जो कूड़ा है, अगर वो पहले तो बहाना नहीं चाहिए, अगर बहाते भी है तो मान लेते हैं 1 टन तक ले जा सकती है एक बार में। ठीक है, उसकी धार जो है, और वहां पे सीधा आपने 10 टन डाल दिया तो वो जो नदी है वो वहीं प्रदूषित हो जाएगी। ठीक है, वो चलेगी ही नहीं और इतनी सारी बीमारियां फैलेंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये कहानी है कुछ यहाँ पे नदियों के बारे में। ठीक है, कूड़ा फेंकने का। दूसरा, पूजा सामग्री, ये बहुत बड़ा अंधविश्वास ऐसा माना जाता है इस अध्याय के अनुसार, ठीक है, कि हिंदू सभ्यता के अनुसार पूजा सामग्री को पवित्र माना जाता है और इसीलिए इन्हें नदियों में बहा दिया जाता है और इसी वजह से ये जो नदियां हैं वो दूषित होती जा रही हैं। ठीक है, ऐसा इस चैप्टर में दर्शाया गया है। ठीक है, उसके बाद तीसरा है यहाँ पे कि कल कारखानों का रासायनिक पदार्थ, दैट मीन्स जितने भी उद्योग कारखाने होते हैं, इनसे निकलने वाला जो रासायनिक पदार्थ है, जब ये नदियों में बहाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में हो, सॉलिड फॉर्म में हो, मतलब एक तो नॉर्मल लिक्विड होता है वाटर जैसा, एक लिक्विड होता है दूसरे टाइप में। ठीक है, तो इनको जब नदियों में डाला जाता है, फैक्ट्री से निकलने वाला कूड़ा करकट, ये जो है जब नालियों में, नदियों में डाला जाता है तो उससे भी प्रदूषण होता है। चौथा है नदियों का निरंतर रखरखाव ना करना। देखो, नदियों के प्रति सबसे बड़ा कारण है लापरवाही, क्योंकि अगर हम लापरवाही करेंगे तभी ये जितने भी लोग हैं ये पूजा सामग्री, कूड़ा कचरा फेंक पाएंगे। अगर हम लापरवाही नहीं करें, सख्ताई से इस चीज का पालन करें, तो कोई भी इन नदियों को गंदा नाला नहीं बना पाएगा। लेकिन हम करते ही नहीं भाई इस चीज को। ठीक है, तो आपको भी इस बात का ध्यान रखना है कि नदी वगैरह में आपको कूड़ा करकट नहीं फेंकना है। आपके घर के पास में गाड़ी आती होगी उसमें डालिए, नहीं तो आप उसको सड़ा के अपने लिए, अगर आप खेती करते हैं तो कंपोस्ट बना सकते हैं आप उसका, बहुत अच्छा। ठीक है, ये चीज है। तो आई होप आपको ये कंप्लीट समझ में आ गया होगा। कूड़ा करकट फेंकना, पूजा सामग्री, कारखाने का रासायनिक पदार्थ, नदियों का नियंत्रण ना करना, ये कहा। ओके बच्चों।
वेल इसी में सेकंड क्वेश्चन है और सबसे आखिरी। तो हम 100 लाख बाद बनाएंगे, समझे? तो हम 100 लाख बाद बनाएंगे, इस कथन के संदर्भ में सूरदास के चरित्र की विवेचना की। ये यानी कि हमें यहाँ पे चरित्र की विशेषता बतानी है सूरदास। तो लिखेंगे आंसर कुछ इस तरीके से। देखिए एक ही बार में आप देख सकते हैं, आपसे 3 नंबर में पूछा गया तो 3 लिखेंगे। सबसे पहली है हार ना मानने की प्रवृत्ति। सूरदास के जीवन में चाहे कितनी भी कठिन से कठिन, विषम से विषम प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए, वो उसमें भी हार नहीं मानता है, वो पुनः परिश्रम करना शुरू करता है। कर्मशील है, मेहनती है। सूरदास एक मेहनती व्यक्ति है। वह अंधा होने पर भी इतने ज्यादा पैसे इकट्ठे कर लेता है ताकि उसे आगे मेहनत अगर करनी भी पड़ जाए तो भी वो मेहनत करने से कतराता नहीं, और अंधा है फिर भी पैसे इकट्ठे कर लेता है, और वो कहता है कि अगर आगे मेहनत करनी होगी मैं तो भी मेहनत करके पैसा कमा लूंगा। ठीक है। निर्णय लेने की क्षमता। सूरदास किसी भी परिस्थिति को केवल मौन रहकर ही उसे स्वयं पर हावी नहीं होने देता, वह तुरंत उसके प्रति सकारात्मक एक्शन लेता है। ठीक है। जैसे कि झोपड़ी जलने पर भी उसने यही किया, सकारात्मक एक्शन लिया उसने। ठीक है। एक्शन में ऐसा नहीं कि जाके उसको भैरव को जाके पीटने लगा, ऐसा नहीं, यानी कि सकारात्मक यानी कि अच्छा। हृदय एवं परोपकारी। सूरदास का कोमल हृदय ही विकृत व्यक्ति के स्वयं पर संकट आने की अंदेश। देखो 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 ध्यान से सुनो। सूरदास का हृदय बहुत ही कोमल था, बहुत ही परोपकारी था, इसीलिए उसे यह अंदेशा था कि यदि मैंने सुभागी को शरण दी तो मुझ पे संकट आ सकता है, लेकिन फिर भी उसने सुभागी को शरण दी और फलस्वरूप फिर हुआ वही जिसका सूरदास को डर था। फिर आशावादी दृष्टिकोण। तो बेसिकली जब उसकी झोपड़ी जल जाती है सूरदास की, तो वो बैठा हुआ होता है, तो उस समय मिठुआ और उसके दोस्त खेल रहे होते हैं। तो मिठुआ के खेल की बात सुनकर सुनकर सूरदास के मन में भविष्य के प्रति एक नवीन आशा जागृत होती है। वह अतीत को भुलाकर भविष्य को फिर से सुधारना चाहता था, और उसने उसको सुधारने के लिए काम करने भी शुरू कर दिए थे। ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन हो गए आपके यहाँ पे। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें पहला क्वेश्चन का आंसर आपने देख लिया, यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे, और दूसरा था सूरदास के चरित्र की विशेषता। तो आई होप आपने ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है वो अच्छे से, क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ लिया होगा। ठीक है बच्चों। ओके, तो एक बार फिर से आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। यहाँ पे हमने आज का अपना हिंदी इलेक्टिव का जो सैंपल पेपर है वो कर लिया है कंप्लीट। ठीक है बच्चों, कंप्लीट हमने पूरे पेपर को एक ही बार में बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया। ठीक है। और गाइस बहुत मेहनत लगी है इस पेपर को बनाने में, क्योंकि इसमें बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है ना, जिसमें अव्यक्ति माध्यम, सैपसंग व्याख्या, और सैपसंग व्याख्या वो भी ऐसी बनाओ जो बच्चों को अच्छे से समझ में आए, एक फॉर्मेट के जरिए। तो काफी मेहनत लगी है। बस इस मेहनत के लिए मैं सिर्फ आपसे कुछ ही चीजें मांगना चाहूंगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ 2-3 चीजें। क्या? सबसे पहले तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, और जहां तक मैं आशा करता हूं कि आज का जो आपका पेपर है हिंदी का, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में भी आया होगा। ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है बच्चों, तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करें। जितना ज्यादा आप वीडियो को लाइक करेंगे उतना हमारा और मोटिवेशन बढ़ेगा ऐसी वीडियोस को बनाने के लिए, और अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसे ही पेपर को अच्छे सॉल्व करके अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके आ सके। ठीक है। वेल जाते जाते गला थोड़ा सा बैठने लगा है मेरा। ओके, वेल कोई नहीं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।